हेलो फ्रेंड्स, आज बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आणविक वेगों का वितरण नियम, जो कि मैक्सवेल ने दिया था। कल मैंने बीएससी पार्ट सेकंड के छात्रों को, जो कि ये फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, उष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी, उसके यूनिट फर्स्ट का जो टॉपिक है उसके नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में दिए थे पढ़ने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाले थे। आप लोगों ने स्टडी कर ली होगी। आज हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। आपने अगर पढ़ा होगा तो उसको मैं समझाने का यहाँ प्रयास करूँगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसीलिए एक दिन पहले मैटर व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला जाता है और नेक्स्ट डे उसकी क्लास ऑनलाइन ली जाती है। उसी क्रम में मैं इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज, आणविक वेगों का वितरण। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि ये नियम किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। और उसने कहा कि जो भी पात्र है आपके पास, हम यहाँ पात्र के अंदर जो निकाय है उसको स्थूल निकाय की यहाँ उष्मागतिकी के अंदर अध्ययन करते हैं। और स्थूल निकाय के अंदर हम निकाय के अंदर भरी हुई गैस को हमेशा लेते हैं। जो पदार्थ होता है वो गैसीय रूप में होता है, क्योंकि स्थूल निकाय वह होता है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लार्ज नंबर में होते हैं, 10 की घात 38 40 के रूप में होते हैं। तो यहाँ पे जो मैक्सवेल ने नियम दिया, उसने क्या कहा कि कोई भी गैस का निकाय है, अगर उसका ताप निश्चित रख दें, कांस्टेंट कर दें, तो एक निश्चित वेग परास में पाए जाने वाले अणुओं की संख्या तथा गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग नियत या समान रहता है। यहाँ वर्ग माध्य मूल वेग का मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो कि आपने स्कूल लेवल पे पढ़ चुके होंगे कि वर्ग माध्य मूल वेग क्या होता है। और चूँकि गैस के अणु कोई भी स्थिर नहीं होता है, उनका कुछ न कुछ वेग होता है, यानी जीरो से अधिक होता है। वेग जीरो कब होता है? जब उस निकाय का ताप परम शून्य ताप हो जाए। परम शून्य ताप का मतलब 0 केल्विन, जो कि असंभव है। अभी तक हम परम शून्य ताप पे नहीं पहुंच पाए, 0 केल्विन पे नहीं पहुंच पाए। इसका मतलब जो भी हमारे पास निकाय है उसके गैस के अणुओं का ताप 0 से अधिक है, और 0 से अधिक है तो उनका कुछ न कुछ वेग होगा। 0 और अनंत के बीच में 0 हो नहीं सकता, अनंत भी हो नहीं सकता। इन बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी द वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल विल बी देयर। इसका मतलब उनका कुछ वेग होगा और वो धनात्मक होगा। तो यदि एक निश्चित ताप रख दिया जाए निकाय का, तो एक निश्चित परास ले लें आप, जैसे 40 से 50 मीटर प्रति सेकंड या 50 से 60 मीटर प्रति सेकंड, एक निश्चित परास, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम वेग को चूँकि c से लिखेंगे, तो c से c प्लस डी सी, यानी एक वेग परास कितनी होगी? डी होगी। तो उसमें पाए जाने वाले अणुओं की संख्या क्या होगी? एक निश्चित होगी, उसका मान नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है ना? चाहे आप किसी भी समय नापें, यदि उसका जो टेम्परेचर है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, तो उसमें पाए जाने वाले अणुओं की संख्या तथा वर्ग माध्य मूल वेग का मान नियत होगा या समान रहता है। ये कहा था मैक्सवेल ने, और उसको हम यहाँ पे प्रूव करने जा रहे हैं, और इसे मैक्सवेल का आणविक वेग वितरण नियम भी कहते हैं। इस नियम की व्युत्पत्ति कुछ अभिधारणाएं हैं, उसको हम लेके चलें तो ये आप कर सकते हैं। वो अभिधारणाएं क्या क्या हैं वो आपको मैंने पॉइंट में यहाँ लिखा था। पहला है कि निकाय का आयतन अणुओं की आयतन की तुलना में बहुत अधिक होता है। यानी जो भी 10 की घात 40-50 आप अणु ले रहे हैं, उन सबको यदि कोई इसके कोने, उसके पात्र के कोने में इकट्ठा कर दें, तो उसका जो आयतन होगा वो उस पात्र के आयतन की तुलना में जैसे क्या होता है, बहुत कम होगा। आपने देखा होगा वान डेर वाल गैस इक्वेशन में PV = nRT की जगह P + A/v² और V की जगह V - B होता है। यानी एक्चुअल में जो अणुओं का आयतन है स्मॉल b है, और पात्र का आयतन यदि कैपिटल B है, तो उनको जो गति करने का जो स्थान है आयतन, वो V - B मिलेगा। इसलिए एक्चुअल में हम वहाँ पे PV = nRT में V की जगह हम V - B लेते हैं, ठीक है। तो B स्मॉल b इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल V।
तो हम कह सकते हैं कि उसका जो पात्र है का आयतन है, अणुओं के जो आयतन है गैस के, उसकी तुलना में बहुत अधिक है। और अधिक है तो अणु, जो सेकंड पॉइंट है, अणुओं के मध्य बहुत दूरी होती है। यानी अणु अणु के मध्य जो दूरी होगी, अणु का जो आकार है आप जानते हैं एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, और हमारे पास जो आयतन होगा वो सेंटीमीटर या मीटर क्यूब में होगा, उसकी तुलना में हम कह सकते हैं 10 की घात 10 गुना। ठीक है, तो अणुओं के मध्य जो दूरी है वो बहुत अधिक होगी। तीसरा है वे गति एक सीधी रेखा में करते हैं। अणुओं के मध्य दूरी ज़्यादा है तो वो जब गति करते हैं तो हम यूँ कहेंगे कि वो आसानी से गति कर सकते हैं, एंड इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। ऐसा नहीं कि वो पैराबोलिक गति कर रहे हैं, परवलयिक गति कर रहे हैं, या ऐसे कर्ड वक्रीय गति है, नहीं है। एक अगर क्रमागत, और जब वो गति करते हैं तो आपस में टक्कर भी करते हैं, लेकिन वो टक्कर क्या है, पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है। जो चौथा पॉइंट कह रखा है कि दिस कोलिजन विल बी टोटली इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का मतलब आप समझते हैं, टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात, ठीक है, उनकी कुल गतिज ऊर्जा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी एक की दूसरे में चली जाएगी लेकिन उसमें नष्ट नहीं होती है ना। और संवेग भी क्या रहता है, टक्कर से पूर्व टक्कर के बाद वो भी संरक्षण नियम का पालन करता है। पांचवा पॉइंट है सभी अणुओं का आकार व द्रव्यमान समान होते हैं। सभी अणु, ठीक है, किस तरह से माना जाता है, कंचे जो होते हैं उस तरह से उनको आप मान सकते हैं, स्फेयर के रूप में, और सॉलिड दृढ़ पिंड की जैसे व्यवहार करते हैं। ऐसा नहीं टक्कर के बाद उनका आकार बदल जाए, ठीक है, सभी को आप ठोस गोले की जैसे मानते हैं, ठीक है, और सबका द्रव्यमान भी समान होता है। टक्कर लगने और बाद में ऐसा नहीं कह सकते कि उनका द्रव्यमान बदल गया। फिर वो दृढ़ पिंड की तरह व्यवहार करते हैं, और यदि पात्र का आयतन कैपिटल V हो तथा उपस्थित अणुओं की संख्या कैपिटल N हो, तो हम जानते हैं प्रति एकांक आयतन को हम स्मॉल n लिखें तो वो कैपिटल N/V हो जाएगा। ये चित्र बना रखा है ना, आयताकार षटफलक के रूप में यदि पात्र है कैपिटल V, उस पात्र का आयतन है, उसमें कुल अणुओं की संख्या कैपिटल N है, तो स्मॉल n जो एकांक आयतन में अणुओं की संख्या वो N/V होगी। लेकिन यदि इस कैपिटल V आयतन में से कुछ भाग लें आप dV, और उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या dn हो, तो dn/dV भी स्मॉल n के बराबर होगा। समीकरण 1 जो बता रहा है वो कह रहा है कि स्मॉल n कैपिटल N/V, चाहे dn/dV, dV के अंदर आप यानी सब जगह कहीं भी आप देखेंगे एक अल्पांश आयतन dV लें, उसमें अणुओं की संख्या में उस आयतन का भाग दें और वो कांस्टेंट आता है स्मॉल n, तो हम कह सकते हैं कि पूरे पात्र में अणुओं का जो वितरण है वो सब जगह क्या है, समान है। ऐसा नहीं कि एक तरफ अणु कम है और एक तरफ अणु ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो molecule will be spread throughout the volume equally। आठवां पॉइंट कह रहा है अणु सभी संभव दिशाओं में टक्कर के पश्चात 0 से अनंत वेग के मध्य गतिशील हो सकते हैं। यानी टक्कर के बाद वो किसी भी दिशा में जा सकता है, x, y, z, और टक्कर के बाद हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो इसी दिशा में जाएगा। माना कि अब इसको गणितीय रूप में हम प्रूव करने के लिए क्या करें कि एक आयताकार षटफलक लिया आपने और उसमें कौन सी गैस भरी है, आदर्श गैस, तथा किसी एक अणु का वेग किसी क्षण c है, तो x, y, z दिशा में उसके घटक को हम लिखेंगे u, v, w, ठीक है। और हम जानते हैं इस तरह से c² क्या हो जाएगा, u² + v² + w², ठीक है। ये समीकरण 2 से व्यक्त करेंगे। और कुछ क्षण पश्चात वेग c से c + dc हो जाए, ठीक है, टक्कर होगी, टक्कर के बाद वेग का मान बदलता है, तो इसके जो घटक हैं वो भी बदल जाएंगे, u + du x दिशा में, v + dv y दिशा में, और w + dw z दिशा में हों, तो हम कह सकते हैं कि अणु का वेग x दिशा में u से u + du के मध्य पाए जाने की जो प्रायिकता है उसको यदि हम fu du लिखें, इसी तरह से v से v + dv के मध्य पाए जाने की fv dv हो जाएगी, तथा w से w + dw के मध्य पाए जाने की प्रायिकता को fw dw लिखें, तो ये कह रहा है किसी एक अणु के वेग की प्रायिकता कैपिटल V जो कि u v w का फंक्शन होगा, c से c + dc के मध्य पाए जाने की प्रायिकता इन तीनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगी। यानी कैपिटल P विल बी fu fv fw du dv dw, जो कि समीकरण 3 है उसके अनुसार आप लिख सकते हैं।
फिर आगे क्या करा है, अतः उपयुक्त वेग परास के मध्य पाए जाने वाले अणुओं की जो संख्या है वो आपको निकालनी हो तो p यानी प्रायिकता को हम स्मॉल n से गुणा कर देंगे। तो इस वेग परास में पाए जाने वाली यानी C से C प्लस D से के मध्य पाए जाने वाले अणुओं की संख्या स्मॉल dn वो आप निकाल सकते हैं। कैपिटल P का मान आप रख देंगे और ये समीकरण 4 हमें प्राप्त हो जाएगी। u v व w क्या है, x और y दिशा में, y और z दिशा में वेग के घटक हैं और निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक u v w हों तो उस ग्राफ को हम x दिशा में अपन u ले लें, y दिशा में v ले लें और z दिशा में w ले लें और इसका ग्राफ खींचें तो ये वेग सूचक आरेख कहलाता है, वेलोसिटी इंडिकेटर डायग्राम कहलाता है। इसमें आप c त्रिज्या का एक गोला खींच दें, ठीक है, तो वो u v और w x को जहाँ काटेगा u v w होगा। इसी तरह से c प्लस डी सी त्रिज्या का आप एक गोला खींच दें तो वो क्या कहलाएगा, वो जहाँ x y और z एक्सिस पर कट करेगा वो u प्लस डी यू, v प्लस डी वी और w प्लस डी डब्ल्यू पर वो गोला इस तरह से कट करेगा, ठीक है। तो C त्रिज्या का जो गोला होगा उस पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, u v w होंगे और C प्लस डी सी वाले त्रिज्या के गोले पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, u प्लस डी यू, v प्लस डी वी और z इस तरह से w प्लस डी डब्ल्यू होंगे। तो ये वेग सूचक आरेख क्या कह रहा है कि इन वेग बिंदुओं का जो घनत्व है, अगर यहाँ पे डी यू, डी वी और डी डब्ल्यू लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का एक आयताकार षटफलक गिने आप, तो इसका जो आयतन होगा वो डी यू, डी वी, डी डब्ल्यू होगा। इसमें अणुओं की संख्या डी एन है, तो हम वेग बिंदुओं का घनत्व निकाल सकते हैं। रो वो इस तरह से समीकरण 4 से आपके पास आ जाएगा एन एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू, ठीक है। तो C को नियत माने तो रो का मान भी क्या रहेगा, समान रहेगा। इस तरह से ये समीकरण 5 एक नियतांक के बराबर होगी और नियतांक है राइट हैंड साइड में, और यदि इसका अवकलन कर लें, डिफ्रेंशिएशन कर लें तो डी एन एफ एफ डब्ल्यू 0 होगा, n कांस्टेंट है, उधर ले जाएं तो 0/n भी कांस्टेंट होगा, उसका मान 0 हो जाएगा। इस तरह से हम एफ यू एफ वी एफ डब्ल्यू का अवकलन करेंगे, पहले यू के साथ करेंगे, एफ और वी और डब्ल्यू चूँकि कांस्टेंट हैं तो एफ वी एफ डब्ल्यू कांस्टेंट होगा। सेकंड पद में वी के साथ करेंगे तो यू और डब्ल्यू वाले पद कांस्टेंट हो जाएंगे और थर्ड में डब्ल्यू के साथ अवकलन करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास समीकरण 6 में 3 पद हो जाएंगे। तीनों पद हम देखते हैं, प्रथम पद केवल यू पर निर्भर करता है, द्वितीय पद वी पर निर्भर करता है और तृतीय पद डब्ल्यू पर निर्भर करता है। और समीकरण 6 कह रही है कि तीनों का योग 0 है। तो हम कह सकते हैं कोई भी 3 राशियों का योग 0 कब हो सकता है, जब जो इसमें से यदि एक भी नेगेटिव नहीं है तो इन तीनों का अलग अलग मान आप u से भाग देंगे। तो समीकरण 7 जो कह रही है वो u का, v का और w का अलग अलग फलन है। और समीकरण 7 में पहला पद अलग रूप से क्या होना चाहिए, वो केवल u पर निर्भर करता है, v पर। ऐसे समीकरण को हल नहीं कर सकते। ऐसे समीकरण को हल करने के लिए हमें एक और ऐसे समीकरण की आवश्यकता होगी जिसमें भी 3 पद हों और पहला पद u, दूसरा v और तीसरा w पर निर्भर करता हो। तो उसको निकालने के लिए जो पहले हमारे पास समीकरण थी c स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, समीकरण 1 जो थी उसमें आप क्योंकि सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया इसका अवकलन करेंगे, 2 सब में से कट जाएगा तो हमारे समीकरण 8 आ जाएगी u डी यू प्लस वी डी वी प्लस डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू। ऐसे 2 समीकरण अब हमारे पास हो गए। 8 में भी हम देख रहे हैं प्रथम पद u पर निर्भर करता है, सेकंड पद v पर निर्भर करता है और थर्ड जो टर्म है वो w पर निर्भर करती है। तो 7 और 8 ये 2 समीकरण हो गए। इन दोनों की सहायता से लैग्रेंज वैज्ञानिक था, उसने बताया कि ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए अनिर्धारित गुणकों की विधि का उपयोग करते हैं और समीकरण 8 को अज्ञात नियतांकों बीटा से गुणा करके समीकरण 9 में जोड़ देते हैं। यह अनिर्धारित गुणकों की विधि क्या कहती है, किसी एक समीकरण को आप एक कांस्टेंट से, है ना, जो कांस्टेंट 0 नहीं होना चाहिए, उससे आप गुणा करके उसको जोड़ दें तो फिर जो समीकरण आएगी उसको आप हल करने का जो तरीका है वो क्या कहता है कि उसमें जो तीनों पद हैं फिर वो अलग अलग
कांस्टेंट जीरो कर देंगे और उनसे आप 3 समीकरण आ जाएगी। देखिए कैसे करते हैं, बीटा से गुणा करके इसको जोड़ दिया, पहले पद में डी यू कॉमन आ गया, दूसरे में डी वी और तीसरे में डी डब्ल्यू। तो ये मजले कोष्ठक वाले पद हैं, क्योंकि यू वी और डब्ल्यू ये कह रहा है कांस्टेंट नहीं है, तो उनके अवकलन डी यू डी वी डब्ल्यू भी जीरो नहीं होंगे। वो जीरो कब होंगे, जब यू वी डब्ल्यू कांस्टेंट हो, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं है तो ये भी जीरो नहीं होंगे। ये जीरो नहीं होंगे तो समीकरण 9 के अंदर तीनों में जो मजले कोष्ठक हैं उनका जीरो होना आवश्यक हो गया। तो पहला जो समीकरण है 1/FU डेल्टा एफ डब्ल्यू डी यू प्लस बी डी बी यू, इसका जीरो होना जरूरी हो गया। इसमें यू के पद राइट हैंड साइड में ले लिए, फलन वाले लेफ्ट हैंड साइड में ले लिए, इसका समाकलन कर दिया तो log एफ यू आ गया माइनस बीटा यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log ए यहाँ पे समाकलन नियतांक हो गया। और फिर इसको आप लघु गुणक को उधर ले जाएं तो समीकरण 14 आ जाएगी, एफ यू इक्वल टू ए ई माइनस बी यू स्क्वायर, जहाँ बीटा अपॉन 2 को बी लिख दिया और log ए जो समाकलन नियतांक है वो यहाँ आगे गायब हो गया। तो इसी प्रकार हम समीकरण 9 के जो सेकंड और थर्ड पद हैं उनको भी आप जीरो करके समाकलन करेंगे तो हमारे पास 11 और 12 समीकरण आ जाएगी। तो 10, 11, 12 से हमने देखा कि एफ यू, एफ वी और एफ डब्ल्यू तीनों मान आ गए। ठीक है, उन तीनों से आप रो के अंदर जो हमारे पास समीकरण थी 5 उसमें रखेंगे तो ये एन ए क्यू ई माइनस बी, उसमें बी कॉमन आ जाएगा और जो तीनों पद थे उसमें यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की जगह आप सी स्क्वायर रख देंगे तो समीकरण 13 आ जाएगी। ठीक है, और फिर ये जो चित्र मैंने बताया था पहले, C और C प्लस डी सी त्रिज्या के दो आप गोले खींचेंगे तो C से C प्लस डी सी के मध्य पाए जाने वाले अणुओं की संख्या कौन सी होगी, जो C त्रिज्या का गोला और C प्लस डी सी त्रिज्या के गोले के मध्य में जो वेग बिंदु होंगे वो सारे इस अणुओं को व्यक्त करेंगे। और इसका यदि आयतन आप निकाल लें, है ना, इन दोनों गोलों के पृष्ठों के मध्य का जो आयतन है वो कैसे निकालेंगे, अगर इसके बीच की जो चूँकि मोटाई तो हो गई आपके पास, ये DC हो गई और इसका एक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, सी त्रिज्या के गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा 4 पाई सी स्क्वायर, तो ये हमारे पास आयतन आ जाएगा 4 पाई सी स्क्वायर DC समीकरण 14 के अनुसार। तथा इस वेग आयतन में पाए जाने वाले वेग बिंदुओं की संख्या DNC क्या होगा, वेग बिंदु घनत्व को आप आयतन से गुणा कर देंगे। वेग बिंदु घनत्व हमारे पास जो कि पता है रो एन ए क्यूब ई माइनस बी सी स्क्वायर 4 पाई सी स्क्वायर, और ये हमने यहाँ पे रख दिया तो समीकरण 15 हमारे पास आ गई। DNC इज इक्वल टू 4 पाई एन ए क्यूब ई माइनस जो C था उस पद को, C वाले पद एक साथ लिख दिए, जो कांस्टेंट थे उन सबको आगे ले गए तो 4 पाई एन। अब यहाँ समीकरण 15 में क्या करना है, जो नियतांक है A और B, स्मॉल A और B, उनके मान नियतांक हमें निकालने हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या n के लिए वेग का मान 0 से अनंत कुछ भी संभव है, लेकिन समीकरण 15 एकांक आयतन में उन अणुओं की संख्या को दर्शाता है जिनका वेग C से C प्लस डी सी के मध्य है। अतः समीकरण 15 को हम 0 से अनंत तक यानी सभी संभव मान से समाकलन कर दें तो यानी इसका मान स्मॉल n होना चाहिए। तो स्मॉल n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी DNC हो गया। DNC का मान आपने रख दिया, n चूँकि बाहर आ गया कट जाएगा, और इस तरह से हमारे पास ये जो समीकरण आ रही है उसमें जो समाकलन है 0 टू इन्फिनिटी ई की घात माइनस बी सी स्क्वायर सी स्क्वायर डी सी, इसको आप चूँकि मैथमेटिक्स में हल करें तो इसका मान आपको डायरेक्ट लिखना है, जो कि बड़े क्वेश्चन में बता रखा है 1/4 पाई बी क्यूब की घात 1/2। इसको आपको एग्जाम में हल नहीं करना है, क्योंकि इसको हल करेंगे तो फिर वापस वही 1 पेज 2 पेज खराब होंगे, और फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए इसका आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं, वो आपको याद रखना है। 4 से 4 कट जाएगा तो हमारे पास ये बचेगा, और उसकी सहायता से हम क्या लिखा सकते हैं, A और B में जो रिलेशन है वो समीकरण 16 से आ जाएगा, A इज इक्वल टू अंडरवुड स्मॉल b अपॉन पाई। ठीक है, तो उन अणुओं की संख्या जो x दिशा में वेग का मान u से u प्लस डी यू के मध्य हो एन यू, वो क्या हो जाएगा, एफ यू डी यू को आप n से गुणा कर देंगे, एफ यू डी यू का मान, ठीक है, वो आपने रख दिया तो समीकरण 17 के मान आपके पास आया है। 17 क्या कह रहा है, एन यू है। ठीक है, उन अणुओं की संख्या जो x दिशा में गति कर रहे हैं उनका मान आ गया एन यू। x अक्ष के लंबवत, चूँकि दीवार पर अणुओं द्वारा लगाया गया दाब है ना, अणु x अक्ष दिशा के जो लंबवत आ रहे होंगे, ठीक है,
उनसे आप दाब का मान निकालना चाहें तो दाब होता है चूँकि प्रलंबकोण क्षेत्रफल, इसलिए आपको पहले बल निकालना पड़ेगा। बल चूँकि क्या होता है अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं एक्स के लंबवत दीवार पर अणुओं द्वारा लगाया गया दाब P हो तथा प्रत्येक अणु का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो x दिशा में गतिशील अणु का संवेग क्या होगा, mv होगा। टक्कर चूँकि प्रत्यास्थ टक्कर है और x दिशा के लंबवत जो दीवार है उस पर u वेग से गति करने वाला जो कण है जिसका द्रव्यमान m था गैस के अणु का, उसका चूँकि संवेग mu है और टक्कर के पश्चात चूँकि उसका वेग बदल जाता है, प्रत्यास्थ टक्कर है तो वो वापस लौट के आएगा माइनस x दिशा में जाएगा, इसलिए वेग माइनस mu हो जाएगा और संवेग हो जाएगा माइनस mu। तो संवेग में परिवर्तन क्या हुआ, mu माइनस mu यानी 2mv हो गया। तो ये संवेग में परिवर्तन आ गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि हमें दाब निकालना है और दाब होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, और बल हम जानते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से संवेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। इसलिए ऊपर आ गया बल की जगह डेल्टा संवेग और नीचे आ गया समय, तो डेल्टा संवेग अपॉन समय क्या हुआ, बल के बराबर हो गया। और क्षेत्रफल नीचे है ही है, हमने दोनों तरफ दूरी से गुणा कर दिया ताकि क्षेत्रफल इंटू दूरी को हम अपन क्या लिख सकें, आयतन लिख सकें, ठीक है। और दूरी अपॉन समय को ऊपर ले गए और वो आप वेग लिख सकते हैं। तो अगला ये जो बल है उसको हमको डेल्टा संवेग इंटू वेग अपॉन आयतन लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पर दाब जो निकालना चाह रहे हैं u से वो इसके पदों में आ जाए, ठीक है। संवेग में परिवर्तन चूँकि हम निकाल चुके हैं 2mu, वेग हमें पता है u है और आयतन हमें पता है। तो क्या कह रहा है ये, u से u प्लस du के अणुओं के कारण दाब 2mu इंटू यू अपॉन आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो 2mu को u से गुणा करेंगे 2mu स्क्वायर हो गया अपॉन आयतन आ गया, यानी एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या nu है तो उनके कारण जो दाब है वो क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर जो आया था वो एक अणु के कारण था 2mu स्क्वायर अपॉन आयतन, आयतन को उधर ले गए यानी एकांक आयतन, वो अणु एक अणु जो टकरा रहा है वो कितना दाब दे रहा है 2mu स्क्वायर। अगर nu जाएंगे x दिशा में, चूँकि nu अणु जा रहे हैं तो कुल दाब कितना हो जाएगा, सबके कारण 2mu स्क्वायर को आप nu से गुणा कर दोगे, ठीक है। तो दीवार पर सभी अणुओं के कारण कुल दाब, ये तो केवल हमारे पास u से du प्लस के मध्य था, अगर 0 से अनंत तक समाकलन कर देंगे तो कुल दाब P का मान आप उसके बराबर लिख सकते हैं। और P इजिकल टू इस तरह से 0 टू इन्फिनिटी n a e माइनस बी सी स्क्वायर डी nu का मान रख दिया आपने, तो ये हमारे पास समीकरण आ गया। 2mn a इसको कांस्टेंट है उनको बाहर ले गए और समाकलन में हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी ई की घात माइनस बी सी स्क्वायर यू स्क्वायर डी यू रह गया। इसको भी आप डायरेक्ट मजले कोष्टक में जो दे रखा है वो मान समाकलन का लिख देंगे, n से n कट जाएगा और हमारे पास जो बचा, अब P इजिकल टू यहाँ पे लिख रखा है लेफ्ट हैंड साइड में NKT, ये कैसे आया इसको समझाता हूँ आपको मैं। हम जानते हैं गैस समीकरण से PV इजिकल टू nRT होता है, P दाब है, V आयतन है, R गैस नियतांक है, T ताप है गैस का और स्मॉल n यहाँ पे गैस में नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स, यदि हमारे पास कुल अणुओं की संख्या कैपिटल N है और एवोगैड्रो नंबर होता है N0, N0 क्या होता है, एक मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या जिसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो यदि हमारे पास कुल नंबर जो है कैपिटल N है उसमें N0 का भाग देंगे तो वो स्मॉल n के बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होना चाहिए। तो स्मॉल n की जगह आपने कैपिटल N बाई N0 लिख दिया, फिर इसको रीअरेंज किया, N के साथ नीचे V लिया है और उधर लेफ्ट हैंड साइड से, और R के नीचे N0 लिख दिया, क्योंकि अब यहाँ पे स्मॉल n चेंज हो रहा है ना, n बाई वी। अब जो स्मॉल n आ रहा है वो n बाई वी के प्रति एकांक आयतन अणुओं की संख्या के रूप में है। R जो गैस नियतांक है उसमें एवोगैड्रो नंबर संख्या का भाग देते हैं तो वो स्मॉल के वोल्टेज मान नियतांक के बराबर हो गया। तो समीकरण 18 के अंदर अपन देख रहे हैं P इजिकल टू NKT आ गया, वहाँ स्मॉल n क्या है, प्रति एकांक आयतन अणुओं की संख्या है, जबकि ऊपर PV इजिकल टू nRT में स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स था। तो ये डिफरेंस है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास चूँकि जो समीकरण चाहिए उस पर उसमें NKT चाहिए, इसलिए P को आप NKT के रूप में ले, n कट गया तो KT के रूप में यानी K वोल्टेज मान के रूप में हमारे पास जो समीकरण आया वो m पाई अपॉन 2b आ गया। इससे B क्या आ जाएगा, m अपॉन 2KT। A और B में हमें रिलेशन पहले पता था, 16 में इसका मान रखेंगे तो स्मॉल a भी हमारे पास आ जाएगा और वो हो जाएगा अंडर रूट m अपॉन 2 पाई KT। अब A और B के मान आप समीकरण
15 में रख देंगे तो हमारे पास समीकरण कौन सी आ जाएगी, 21। क्या करिए, डीएनसी यानी सी से सी प्लस डी सी के मध्य पाए जाने वाले अणुओं की संख्या 4 पाई एन एम अपॉन 2 पाई के टी 3 की पावर 3/2 ई माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी इंटू सी स्क्वायर डी सी के बराबर होगी, जो कि समीकरण 21 है। और यही एक्चुअल में क्या है, मैक्सवेल के वेग वितरण नियम को व्यक्त करता है। समीकरण 21 का आरेख हम इस प्रकार खींच सकते हैं, एक्स एक्सिस पर डी एन सी अपॉन डी सी लगे, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे सी ले लिया। तो हम देखते हैं जैसे जैसे सी का मान बढ़ता है इसका मान बढ़ता है। समीकरण 21 के अंदर देखें तो सी के दो पद हैं राइट हैंड साइड में, एक तो सी स्क्वायर है और एक है ई की घात माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी। डी सी तो उधर चला गया, डी एन सी अपॉन डी सी का वाई एक्सिस पे लिया आपने, इसलिए समीकरण 21 में सी के दो ही पद हैं। सी स्क्वायर, जैसे जैसे सी का मान बढ़ता है सी स्क्वायर बढ़ता है, इसलिए पहले ये जो बढ़ता हुआ ग्राफ है वो इसके कारण बढ़ रहा है। लेकिन एक्सपोनेंशियल माइनस एम सी स्क्वायर अपॉन 2 के टी में माइनस एम सी स्क्वायर आ रहा है, लेकिन वो हर के अंदर जाएगा, ई माइनस है इसलिए वो नीचे जाएगा, तो 1 अपॉन ई की घात एम सी स्क्वायर। तो जैसे सी का मान बढ़ता है ये पद घटेगा, लेकिन चरघातांकी रूप से घटेगा। तो हम देखते हैं शुरू में सी स्क्वायर ज़्यादा प्रभावशाली है इसलिए टोटल मान बढ़ता है, लेकिन सी के अधिक मानों के लिए, ठीक है, फिर सेकेंड एक्सपोनेंशियल पावर फैक्टर ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, सी स्क्वायर का उतना प्रभाव नहीं होता, इसलिए एक निश्चित मान के बाद इसका मान घटने लगता है और ये अनंत पर जाकर इसका मान 0 हो जाता है। तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि डी एन सी अपॉन डी सी के वक्र का सी वक्र के साथ बनाया गया क्षेत्रफल है वो अणुओं की संख्या डी एन सी को व्यक्त करता है। यदि पूरे का इसका आप क्षेत्रफल इसके साथ सी के साथ जो ग्राफ है उसका क्षेत्रफल निकालें तो वो इनमें कुल अणुओं की संख्या को व्यक्त करेगा। इसी प्रकार 0 से अनंत तक सभी वेग वाले अणुओं की संख्या के लिए इस पूरे वक्र के द्वारा सी अक्ष के साथ बनाया गया क्षेत्रफल n का मान देगा। तो ये डी एन सी अपॉन वो n भी आप निकाल सकते हैं। ताप के साथ यदि तुलनात्मक अध्ययन करना चाहें तो ये ग्राफ आपके पास है, उसमें क्या करा है कि आपने T1 T2 T3 तीन ताप ले लिए, जिसमें T3 जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है T1 कम है, फिर T2 ज़्यादा है, फिर T3 और ज़्यादा है। तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के साथ यानी सी के साथ सपाट होता जाता है, लेकिन टोटल एरिया ऑफ द कर्व शुड बी कांस्टेंट, यानी एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया जो क्षेत्रफल है वो स्थिर रहता है, यानी अणुओं की संख्या नहीं बदलती, ठीक है। तो ये इस तरह से ताप के साथ भी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये मैक्सवेल वेग वितरण नियम क्या कहता है, एक बार आपको बता दूं कि समीकरण 21 जो है ये इसका गणितीय रूप है, लेकिन ये कहता है कि यदि ताप यानी T जो भी गैस का निकाय का ताप है उसको यदि कांस्टेंट रख दें तो उसमें एक निश्चित परास में पाए जाने वाले अणुओं की संख्या DNC वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी, उसका मान नहीं बदलता। इसी तरह से हम कल निकालेंगे वर्ग माध्यमूल वेग, वो भी ताप पर निर्भर करता है और ताप कांस्टेंट है तो वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो दोनों को मिलाकर मैक्सवेल ने यह नियम दिया कि किसी भी निकाय के गैस का निकाय है उसके अंदर एक निश्चित ताप पर पात्र का यदि निश्चित ताप हो तो उसमें पाए जाने वाले अणुओं की संख्या एक निश्चित परास में वाले पाए जाने वाले अणुओं की संख्या क्या होगी, नियत होगी, और वर्ग माध्यमूल वेग का मान भी नियत होगा। धन्यवाद। आज का इस तरह से ये